हमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्णा की रासलीला पर आधारित है। ऑप्शन में दिया है मणिपुरी नृत्य, सत्रिया नृत्य, कथक या फिर मोहिनीअट्टम। तो जो राधा कृष्णा की रासलीला पर आधारित है वो है मणिपुरी नृत्य। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अब ये जो मणिपुरी नृत्य कहाँ का, तो ये है मणिपुर का है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सत्रिया की बात करेंगे तो ये कहाँ का, तो ये हमारा असम का है। उसके बाद यहाँ पर कथक की बात करते तो कथक कहाँ का है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का। ठीक है, अगर हम यहाँ पर मोहिनीअट्टम की बात करें तो ये कहाँ का, तो ये हमारा केरल का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में दिया है शनि, दिया है शुक्र, दिया है यूरेनस और बृहस्पति। तो देखिए सौरमंडल में हमने कितने 8 ग्रह पढ़े थे। ठीक है, कितने 8 ग्रह है। उसके जो पहले 4 ग्रह वो कौन से, तो वो है आंतरिक या पार्थिव ग्रह। ठीक है, और दूसरे जो 4 ग्रह वो कौन से, बाह्य या फिर जोविनियर। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो पहले 4 ग्रह कौन-कौन से, तो आपको हो गए बुध हो जाएगा, उसके बाद शुक्र हो जाएगा, उसके बाद तीसरा हमारा पृथ्वी और चौथा मंगल। ठीक है, ये जो 4 ग्रह है ये कौन से, ये हमारे आंतरिक या फिर पार्थिव ग्रह है। ठीक है, कौन से, आंतरिक या पार्थिव। और दूसरे हमारे 4 ग्रह जैसे बृहस्पति हो गया, बृहस्पति के बाद शनि, और शनि के बाद होगा हमारा अरुण, और अरुण के बाद वरुण। ठीक है, ये कौन से, तो ये हमारे बाह्य ग्रह है, यानी कि हमारे कौन से, तो ये हमारे जोविनियर। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। तो सौरमंडल में 2 ग्रह ऐसे हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है, तो वो कौन-कौन से हैं? तो वो हमारे यहाँ पर बुध और शुक्र जो ऐसे हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए बुध या शुक्र है, तो हमें ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है शुक्र, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा किसके उपग्रह है, तो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है वो है शनि के। ठीक है, शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह है। ठीक है, और मैं आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे गर्म ग्रह कौन-सा है, तो वो शुक्र है। ठीक है, मैं आपको साइड से वहाँ पर बुध बताया था, लेकिन जो शुक्र है ये सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन-सा नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है बिहू नृत्य, घूमर, लावणी या फिर भांगड़ा नृत्य। ठीक है, तो महाराष्ट्र की महिला द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो है लावणी नृत्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बिहू नृत्य की बात करते हैं तो ये कहाँ का है? तो बिहू हमारा असम का है। ठीक है, कहाँ का है? असम का। अगर हम यहाँ पर घूमर की बात करते हैं तो घूमर हमारा कहाँ का है? तो ये हमारा राजस्थान का। ठीक है, ये हमारा कहाँ का है? असम का, और घूमर हमारा राजस्थान का है। और यहाँ पर हम भांगड़ा नृत्य की बात करें तो ये कहाँ का है? तो भांगड़ा हमारा यहाँ पर पंजाब का है। ठीक है, कहाँ का है? पंजाब का है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा जो कि लावणी नृत्य। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? ठीक है, यानी जो जाकिर हुसैन है इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया है गिटार दिया है, वायलिन दिया है, शहनाई दिया है और तबला दिया है। तो जाकिर हुसैन है, ठीक है, इसका संबंध किससे? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर डी तबला से। ठीक है, किससे? तबला से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जाकिर हुसैन की बात करें, ठीक है, तो जाकिर हुसैन को हाल ही में, ठीक है, हाल ही में 2023 में, ठीक है, कब 2023 में इसको जो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसके द्वारा इसको यहाँ पर क्या किया था, तो इसको यहाँ पर पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा तबला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि बिधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है? ठीक है, बिधान चंद्र रॉय पुरस्कार किस विषय में दिया जाता है, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया, हमें यहाँ पर कानून दिया है, वास्तुकला दिया है, खेल दिया और दवा दिया है। ठीक है, तो जो बिधान चंद्र रॉय पुरस्कार ये हमें दवा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ठीक है, तो जो बिधान चंद्र रॉय ये क्या था, तो ये एक डॉक्टर था, इसके नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव है जो कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए जो हॉर्नबिल महोत्सव ये 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब ये कब से कब तक किया जाता है, तो ये 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच किया जाता है। ठीक है, ये 10 दिन के लिए। ठीक है, अब ये हॉर्नबिल महोत्सव ये कहाँ का है, तो आप कहोगे ये हमारा नागालैंड का है। ठीक है, कहाँ का है? नागालैंड का है, तो हमारा यहाँ पर नागालैंड होगा। ठीक है,
अब जो हॉर्नबिल महोत्सव है, ठीक है, इसका नाम किसके ऊपर रखा है? तो ये हॉर्नबिल पक्षी के ऊपर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कहाँ का है? तो ये नागालैंड का है। इसका नाम किसके ऊपर रखा? तो ये हमारा हॉर्नबिल पक्षी के नाम से रखा गया है, ठीक है। इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। हॉर्नबिल को क्या कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि चेंचेस अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो जो चेंचेस अनुसूचित जनजाति ये हमारी तेलंगाना से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इससे देखिए चेंचेस लोग क्या करते हैं? चेंचू भाषा बोलते हैं, ठीक है। चेंचेस लोग क्या करते हैं? चेंचू भाषा बोलते हैं। अगर आपको तेलंगाना नहीं मिले तो आपको फिर यहाँ पर बताना या तो ओडिशा, ओडिशा के बाद आपको और मिलेगा आंध्र प्रदेश, या फिर आपको यहाँ पर मिल सकता है आंध्र प्रदेश के बाद कर्नाटक भी, ठीक है। कौन सा? कर्नाटक भी। तो 3 अन्य राज्य ये भी आप याद कर लेना, जैसे तेलंगाना हो गया, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो बराबर की गुफाएं ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो देखिए हमें ऑप्शन में दिया महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात। तो जो बराबर की गुफा है, ठीक है, ये कहाँ पर है? तो देखिए आप हम अपनी ओर से भी ऑप्शन लगाने की कोशिश कर, हम यहाँ पर एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए आपको मैं रीजनिंग का भी वीडियो बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, जो कि रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ कांस्टेबल ग्रुप डी के लिए होने वाला है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है कि बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारे बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मोटा मोटा महाराष्ट्र में कौन सी गुफाएं है? तो एलोरा की गुफाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो भीमबेटका की गुफाएं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एशियाई शेर का अंतिम शेष निवास स्थान कौन सा जंगल है? यानी जो एशियाई शेर है, ठीक है, जिसको मोदी जी हमारे भारत में लाया था, इनका अंतिम शेष निवास किस जंगल में है? ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब होगा गिर वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा गिर वन। अब ये गिर वन कहाँ पर है? तो गिर वन हमारे यहाँ पर गुजरात में है, ठीक है। कहाँ पर है? गुजरात में है। यहाँ पर एशियाई शेर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मोलाई की बात करें तो मोलाई कहाँ का है? तो मोलाई हमारा यहाँ पर देखिए जो मोलाई वन है, ठीक है, ये कहाँ का है? तो मोलाई वन की बात करते तो मोलाई हमारा यहाँ पर देखिए असम का है, ठीक है, ये हमारा असम का है। उसके बाद अगर हम कुकरेल की बात करते ये कहाँ का है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश का, यूपी का है, ठीक है। अगर हम बेटू कपूर की बात करते तो ये कहाँ का है? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल का, ठीक है, ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा गिर वन, ठीक है, जो कि गुजरात में है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि भारत का राष्ट्रीय खेल किस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल किस दिवस को मनाया जाता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन में दिया 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 29 अगस्त। तो जो भारत का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 15 अगस्त की, तो आपको पता है यहाँ पर स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, और 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा? शहीद दिवस। तो अब देखिए 15 अगस्त आपको पता है स्वतंत्र दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, और 30 जनवरी को शहीद दिवस, ठीक है। अब जो 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए मेजर ध्यानचंद की जयंती पर, ठीक है। तो मेजर मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को, ठीक है। कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को हुआ था, और इसी की जयंती पर ये हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, भारत में। अगर हम यहाँ पर मेजर ध्यानचंद की बात करते हैं तो जो मेजर ध्यानचंद है, ठीक है, इसको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। जो कि विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमें देखिए भारत का नहीं पूछा है, तो हमें यहाँ पर पूछा है विश्व की। तो अब देखिए हमें ऑप्शन में दिया, यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी भी दिया है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो जो विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, वो है ऑप्शन नंबर बी सिरिमावे भंडार नायके, ठीक है। सिरिमावे भंडार नायके ये हमारे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री है, ठीक है। पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा। अगर हम यहाँ पर इंदिरा गांधी की बात करते हैं, ठीक है, तो इंदिरा गांधी कौन है? तो ये भारत की
पहली हमारी क्या है, महिला प्रधानमंत्री एकमात्र अब तक की कौन है, तो इंदिरा गांधी है, ठीक है। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी। लेकिन विश्व की बात करें तो सिरिमावे भंडारनायके, ये ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर विश्व पूछा कि भारत पूछा, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? हमें यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है, ठीक है? तो ऑप्शन में दिया है अलाई घाटी, डांग घाटी, चुई घाटी, फरगना घाटी, ठीक है? तो इसका यहाँ पर सही जवाब होगा डांग घाटी, ठीक है? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, जो कि एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन-सी है? तो वो डांग घाटी है, ठीक है? अगर हम यहाँ पर बाकी घाटी की बात करते हैं, तो बाकी भी घाटी जो है किर्गिस्तान की है, ठीक है? जैसे ये भी किर्गिस्तान की है, ये भी हमारे किर्गिस्तान की है, फरगना ये भी किर्गिस्तान की है, ठीक है? तो जो हमारी एशिया की सबसे बड़ी घाटी ये कौन-सी है? तो ये हमारी डांग घाटी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि प्रथम पैरा ओलंपिक गेम्स कहाँ आयोजित किए गए थे? यानी जो प्रथम पैरा ओलंपिक गेम हुए थे वो कहाँ आयोजित किए गए थे? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? तो देखिए जो पैरा ओलंपिक गेम ये किन खिलाड़ी के लिए, तो आपको पता होना चाहिए विकलांग के, ठीक है? ये विशेष प्रकार विकलांग के लिए, किसके लिए? विकलांग के लिए पैरा ओलंपिक होता है, ठीक है? अब ये सबसे पहला कब आयोजित हुआ था? तो पहला कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये रोम में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन-सा वाला? बी वाला सही जवाब होगा, ठीक है? कौन-सा? ऑप्शन नंबर बी। लगभग सन पूछे तो सन इसका होगा 1960। कब होगा? 1960 में हुआ था ये आयोजित, ठीक है? इनके लिए तो ये विकलांग के लिए, पैरा ओलंपिक किसके लिए? विकलांग के लिए है। तो ये रोम में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि भारत में मतदान की आयु कब घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, ठीक है? यानी 21 से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? तो इसका सही जवाब होगा 1989। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? 1989 में 21 से घटाकर 18 कर दी, ठीक है? अगर आपको इसकी डेट पूछे तो डेट आपको बताना है 28 मार्च, ठीक है? क्या बताना है? 28 मार्च, ठीक है? अगर आपको डेट पूछ ले तो। डेट पूछे तो 28 मार्च 1989, ठीक है? तो ये 21 से घटाकर 18 कर दी थी कब? तो 1990 में कर दी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन-सी लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती है? यहाँ पर ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी प्राचीन भारत की लिपि जो दाई से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है? हम क्या करते हैं अभी बाईं ओर से लिख के दाईं ओर जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पर जो प्राचीन भारत की लिपि वो क्या करती थी? वो दाईं ओर से यहाँ पर लिखकर बाईं ओर लिखी जाती थी। तो वो कौन-सी भाषा यानी कि कौन-सी लिपि, ये प्रश्न हमें पूछ रहा है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, खरोष्टी, ठीक है? कौन-सी खरोष्टी? जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि यहाँ पर तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, ठीक है? तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अगर आपको तराइन का प्रथम युद्ध पता होगा तो आप द्वितीय आसानी से बता दोगे, ठीक है? तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, ये तो 1192 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? इसका प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, तो प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। कब? 1191 में प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो जो प्रथम युद्ध लड़ा वो किनके बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, ठीक है? तो जब विजय कौन हुआ था? जब वहाँ पर हुआ था पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर जीते थे, ठीक है? ये विजय हुआ था। अगर हम यहाँ पर द्वितीय युद्ध की बात करते हैं तो वहाँ पर भी द्वितीय युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में ही लड़ा गया था दूसरा युद्ध, ठीक है? उसमें कौन विजय हुआ? तो वहाँ पर हुआ था मोहम्मद गोरी विजय हुआ था, ठीक है? पहले युद्ध में कौन? तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान मतलब विजय हुआ था और दूसरे युद्ध में कौन? तो वो मोहम्मद गोरी हुआ था, ठीक है? तो तराइन का पहला युद्ध 1151 और दूसरा युद्ध 1192, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब किस स्थान पर हुआ था, ठीक है? यहाँ पर कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था, ये हमें प्रश्न पूछ रहा था। तो इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट हमने देखा था कि उसमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो जिम्मेदार वो कौन है, हमने ये भी देखा था। तो वो कौन था? वो जनरल डायर था, ठीक है? इसका जिम्मेदार कौन था? जनरल डायर था, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, वो किसने त्याग दी थी? ये भी हमने देखा था। तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी, ठीक है? उपाधि किसने त्यागी थी? नाइटहुड की।
नाइटहुड की उपाधि किसने टाँगी थी? तो वो थी रवींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, तो हमने यहाँ पर जलियांवाला से रिलेटेड 3-4 प्रश्न तो कवर कर लिए हैं। अब इसका सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में हुआ था, ठीक है। अमृतसर कहाँ पर है? तो ये हमारा पंजाब में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो जलियांवाला बाग का हत्याकांड का जिम्मेदार कौन है? तो जनरल डायर है। ये इसमें नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी? तो वो है रविंद्रनाथ टैगोर, याद रखना, ठीक है। और कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में है? ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान में है, ये पर हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बनासका, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ पर है? राजस्थान में अरावली पहाड़ी में, ठीक है। बाकी अगर हम माही नदी की बात करते हैं तो जो माही ये हमारी धार जिले के, ठीक है, मध्य प्रदेश में धार जिले की विंध्याचल पहाड़ी से मतलब निकलती है, ठीक है। ये एमपी की है, ये भी हमारे एमपी की है, जो कि मुल्ताई से, ठीक है। उसके बाद नरपाती की बात करें तो ये मेकाल पर्वत श्रेणी अमरकंटक से निकलती थी, ये भी हमारी मध्य प्रदेश से ही, ठीक है। ये हमारी बनास हो जाएगी, हमारा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? ठीक है। अब देखिए, आपको पता है जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत बड़ा है, ठीक है। जितना बड़ा उतना कम पड़ता है, तो इसीलिए आप क्या करना है, आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, एमसीक्यू लगाना चाहिए। अब यहाँ पर हम फिक्स ये नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन आएगा। अब पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर इतिहास से क्वेश्चंस दे रहा हूँ, भूगोल से दे रहा हूँ, अर्थव्यवस्था से दे रहा हूँ आपको मैं, यहाँ पर स्टैटिक जीके से दे रहा हूँ, सब कुछ आपको मैं मिक्स क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से आपका अच्छी तैयारी हो जाएगी कि मिक्स क्वेश्चन पढ़ना अच्छा है। अगर आप केवल के केवल इतिहास पढ़ोगे तो उसमें से मान लो इतिहास के आपको 3 क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिले और भूगोल के 2 मिले, ठीक है। मान लो स्टैटिक जीके के आपको लगभग 7 मिल गए, बाकी करंट से आपको 5 मिल गए, और भी अगर बात करते अर्थव्यवस्था की तो उसके भी 2 मिल गए। ऐसे करके आप अगर 20 क्वेश्चंस करते हो तो आपको देखिए, यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे तो आपको यहाँ पर लगभग 1-2 प्रश्न की तैयारी हो जाती। लेकिन अगर आप इतिहास की तैयारी करोगे, यानी कि इतिहास ही पढ़ोगे केवल एक ही, तो इसमें फिर आपको यहाँ पर चांस कम रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो मेरे प्रैक्टिस से चल रहे हैं, इसमें मैं आपको मिक्स दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि 5-6 क्वेश्चन आपको इतिहास से मिलेंगे, 5-6 क्वेश्चन आपको भूगोल से मिलेंगे, फिर 7-8 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से मिलेंगे, उसके बाद आपको अर्थव्यवस्था से 3-4 क्वेश्चन, फिर आपको साइंस से भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाएँगे, ठीक है। तो मैं आपको जैसे परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं ना मिक्स क्वेश्चन, वैसे ही ला रहा हूँ, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। तो वो हमारी ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब देखिए, गोदावरी नदी को देखिए आकार और इसके कारण इसको क्या कहते हैं, तो आपको होगा इसको हम दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं गोदावरी नदी को। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करके रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को कहा जाता है, यानी यहाँ पर रबी और खरीफ के बीच की फसल को फसल की ऋतु को क्या कहा जाता है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए, हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में खरीफ की फसल पढ़ी थी और वहाँ पर मैं आपको बताया कि रबी की फसल कौन-सी होती है, वो भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मुख्य रूप से आमतौर पे भारत में 3 फसल ऋतु है, कौन-कौन सी है? तो एक रबी, एक खरीफ है, एक दूसरी और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, सबसे देखिए पहली कौन-सी हो जाएगी, तो आपको अगर रबी होगी, एक हमारी कौन-सी होगी? रबी होगी, दूसरी हमारी यहाँ पर इनके बीच की कौन-सी होगी? तो बीच की होगी जायद, कौन-सी होगी? जायद हो जाएगी, ठीक है। कौन-सी होगी? जायद होगी, और यहाँ पर इसके पीछे वाली कौन-सी होगी? तो वो होगी खरीफ की होगी, ठीक है। ये आगे-पीछे कर सकते हो आप। यहाँ पर कौन-सा हो जाएगा? खरीफ की हो जाएगी, ठीक है। कौन-सी? खरीफ की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके बीच की फसल कौन-सी फसल ऋतु कौन-सी हो? तो जायद की है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। कौन-सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आपको पता है यहाँ पर रबी के अंदर कौन-सी आती है? जो ठंड में उगाई जाने वाली, जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, सरसों होगा, ये हमारी रबी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर अगर खरीफ की बात करते हैं, तो खरीफ के अंदर आपको पता है यहाँ पर क्या आता है? ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है, बाकी धान, ये हमारा खरीफ के अंदर आता है, जो कि बरसात में उगाई जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जायद फसल की बात करते हैं, तो इसके अंदर कौन-सी फसल आती है? तो इसके अंदर आती है जैसे तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, आदि हमारे जायद के अंदर आते हैं, ठीक है। तो रबी और खरीफ के बीच की जो ऋतु है, वो कौन-सी है? तो वो जायद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो हम पिछले प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर रबी और खरीफ की फसल पे बात कर रहे थे। अब दूसरे में हमने यहाँ पर जायद की भी बात कर ली, ठीक है। तो फसल के रिलेटेड आपका खत्म हो गया यहाँ पर रबी, खरीफ और जायद में आप कन्फ्यूज़ नहीं होगे, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको हर टॉपिक का यहाँ पर कवर करवाऊँगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर
का प्रश्न दिया है। प्रश्न करें कि निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा स्थान जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर नहीं है, ये याद रखना है। और देखिए गंगा नदी हमारे इम्पोर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो यहाँ पर इसीलिए गंगा नदी के तट पे जो शहर है, उनका भी प्रश्न पूछता है, ठीक है? तो नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो हमें ऑप्शन में दिया वाराणसी, हजारीबाग, कानपुर और फाफामाऊ। तो यहाँ पर देखिए हजारीबाग जो है ये इसके तट पर नहीं है, ठीक है? ये हमारा झारखंड का एक शहर है। क्या है? तो ये हमारा झारखंड का एक शहर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? बाकी यहाँ पर यूपी में वाराणसी है, कानपुर है, फाफामाऊ भी एक स्टेशन है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये जो कि हजारीबाग है, ये गंगा नदी के तट पे स्थित नहीं है, ठीक है? ये हमारा कहाँ पर है? तो झारखंड का एक शहर है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व का तीसरा सबसे ऊँचा पर्वत है? ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व का तीसरा सबसे ऊँचा है? हमें यहाँ पर पूछा है तीसरा। याद रखना आपको यहाँ पर तीसरा सबसे ऊँचा पूछा है, ठीक है? तो देखिए, अगर हम यहाँ पर पहले की बात करते हैं, तो पहला हमारा कौन-सा है? तो आप कहोगे माउंट एवरेस्ट, यानी कि जो माउंट एवरेस्ट ये पहला है, ठीक है? अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा कौन-सा है? तो दूसरा हमारा K2 है, ठीक है? ये K2 विश्व का दूसरा सबसे ऊँचा पर्वत है। और यहाँ पर हमें तीसरा पूछा है, तो तीसरा कौन-सा है? तो वो है कंचनजंगा। कौन-सा है? कंचनजंगा, तो ये हमारा तीसरा है। तो कभी भी आपको विश्व का पहला पूछे तो आप बताओगे माउंट एवरेस्ट, अगर आपको दूसरा पूछे तो K2 बताओगे और तीसरा पूछे तो कंचनजंगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी वाला सही जवाब होगा कंचनजंगा, ठीक है? तो ये याद रखना। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? यानी एशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? हमें ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है? अब कुछ स्टूडेंट मुझे कमेंट करेंगे कि देखिए सर आप जो जीके पढ़ा रहे हो या जीकेएस पढ़ा रहे हो वहाँ से प्रश्न नहीं पूछेंगे या नहीं आएँगे, तो आप कैसे कह सकते हैं आप बताओ? देखिए, मैं जितने भी प्रश्न यहाँ पर ला रहा हूँ सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, ठीक है? पिछली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको चारों ऑप्शन के कुछ डिटेल भी बता रहा हूँ, ठीक है? मोटा-मोटा आपको बता रहा हूँ कि ये यहाँ का है, उसके रिलेटेड बता रहा हूँ। तो आपको वीडियो देखना चाहिए ताकि क्या पता आपके नंबर कभी भी आपके परीक्षाओं में प्रश्न फँस सकते हैं, इसलिए आपको पढ़ते रहना चाहिए। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? यांगत्जे नदी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? कौन-सा होगा? यांगत्जे नदी ऑप्शन नंबर बी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है? अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे अमेज़न नदी दिया है, यहाँ पर नील नदी दिया है, तो वी नील तो हमारी क्या है? तो ये संसार की सबसे लंबी नदी है, ठीक है? ये हमारी संसार की सबसे लंबी नदी कौन-सी होगी? तो वो होगी हमारी नील नदी जो कि संसार की है, ठीक है? और एशिया की कौन-सी? यांगत्जे। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन-सी है? तो आप कहोगे भारत की गंगा नदी हो जाएगी, ठीक है? कौन-सी होगी? गंगा नदी। देखिए सबसे बड़ी नदी शायद से मैं गलत बताया था, यहाँ पर गंगा नदी सबसे लंबी नदी भारत की है, ठीक है? एशिया की यांगत्जे और विश्व की पूछे तो आपको संसार की पूछे वो होगी नील नदी। तो यहाँ पर आपका 3 प्रश्न हो रहा है, ठीक है? पहला कौन-सा भारत की अगर पूछा आपको तो गंगा नदी सबसे लंबी है। अगर आपको एशिया की सबसे लंबी नदी पूछा तो वो कौन-सी होगा? यांगत्जे नदी हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको विश्व यानी कि संसार की पूछे तो वो होगी आपकी नील नदी, ठीक है? तो ये 3 प्रश्न आपके बन चुके हैं, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर निम्न में से भारत में सबसे पहले कौन-सा बैंक खोला गया था, ठीक है? यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से भारत में सबसे पहले कौन-सा बैंक खोला गया था, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन में दिया पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, आरबीआई या फिर बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो कि सबसे पहला बैंक खोला गया था, ठीक है? भारत में सबसे पहला बैंक कौन-सा खोला गया था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है? अब ये कब खोला गया तो इसकी बात करते हैं। ये खोला गया था 1770 में, ठीक है? कब खोला गया था? 1770 में खोला गया था। कब? 1770 में ये खोला गया था। कहाँ पर? तो कोलकाता में। कहाँ पर खोला गया था? तो ये हमारा कोलकाता में खोला गया था, ठीक है? कहाँ पर? कोलकाता में। अब इसको देखिए बंद भी कर दिया गया था। ये बंद कब हुआ था? तो ये बंद हुआ था 1832 में, ठीक है? कब बंद हुआ था? ये 1832 में इसको बंद कर दिया। खोला कब था? 1770 में और बंद कब करा था? 1832 में। कहाँ पर खोला था? तो कोलकाता में, ठीक है? कौन-सा बैंक है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है? तो आपको यहाँ पर सन भी याद रखना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार की गई थी, तब कौन योजना आयोग के अध्यक्ष थे? यहाँ पर ये कह रहा है कि जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की गई थी, तब भारत में योजना आयोग के कौन अध्यक्ष थे? ये प्रश्न हमें पूछ रहा है, ठीक है? तो देखिए, हमने टोटल आपको पता है पिछले प्रैक्टिस सेट में मैं बताया था कि अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन-सी है? तो 12वीं थी, ठीक है? कौन-सी? 12वीं जो कि अंतिम पंचवर्षीय योजना है। अब यहाँ पर हमें पहली पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं क्योंकि पंचवर्षीय योजना से भी एक प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनता है। तो अब देखिए
यहाँ पर अंतिम हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना है और पहली पंचवर्षीय योजना जब तैयार की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जवाहर नेहरू, ठीक है? कौन थे? जवाहर नेहरू। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा, ठीक है? कौन-सा? ऑप्शन नंबर डी जवाहर नेहरू। अब देखिए, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 26 पे। अब 26 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। यानी यहाँ पर देखिए हमारा साइंस का प्रश्न हमें कह रहा है कि पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो देखिए, आपको पता है वसा और जल में घुलनशील कौन-कौन से विटामिन ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? एक आपने यहाँ पर एक ट्रिक सुनी होगी कि गई भैंस पानी में, क्या बोलते हैं अपन? गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में मतलब बी और सी, ठीक है? क्या हो जाएगा? तो बी और सी, जैसे गई भैंस पानी में मतलब बी, भैंस बी और सी, गई भैंस पानी में। तो ये पानी में घुलनशील है, ठीक है? ये क्या हो जाएगा? तो ये हमारा पानी में घुलनशील हो जाएगा बी और सी। बाकी जितने भी ये सभी के सभी क्या है? वसा में घुलनशील है, ठीक है? बाकी जितने भी वो सभी के सभी क्या है? वसा में घुलनशील है, तो पानी में कौन से? बी और सी। अब याद रखना गई भैंस पानी में मतलब बी और सी जो पानी में घुलनशील है। तो ऑप्शन में देखिए बी या सी दिया है, तो सी दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? अगर हम विटामिन ए की कमी की बात करते हैं तो आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है? ये तो आपको पता है ये। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 27 पे। अब 27 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है, ठीक है? यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य नहीं है। अब पिछली बार जो अभी हाल ही में आरपीएफ एसआई की जो एग्ज़ाम हुई है, ठीक है? उसमें संघ से लेकर रोज़ एक प्रश्न पूछा जा रहा था, ठीक है? यानी कि फाइलम से लेके। तो आपको फाइलम भी याद रखना है क्योंकि रेलवे पूछ रही है। तो देखिए, आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर जो जीव आते हैं, वो कैसे रहते हैं? जिनका शरीर खंड में होता है, ठीक है? जिनका शरीर खंड में होता है, वो आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे तितली, तितली तो हमें यहाँ पर नहीं है पूछा है, ठीक है? तो तितली का शरीर खंड में होता है मतलब ये होता है। झींगा भी खंड में होता है, टिड्डी भी खंड में होती है। लेकिन जो घोंघा है, ये हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो घोंघा है, ये किसके अंदर आता है? तो ये मोलस्का के अंदर आता है और ये मुलायम होता है, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब होगा जिसको हम क्या करते हैं? पाइला भी बोलते हैं, ठीक है? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जो घोंघा है जो अपने शरीर को अपना शरीर के ऊपर एक आवरण करता है वो कौन-सा है? कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 28 पे। अब 28 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत है? यहाँ पर कह रहा है कि जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत है, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो जीएसटी बिल में 4 स्लैब वर्गीकृत है, ठीक है? कौन से 4? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब होगा। अब कौन-कौन से तो कौन-कौन से इसकी बात करते हैं तो वो है देखिए, सबसे पहला तो हमारा 5% है, ठीक है? कौन-सा है? 5% और दूसरा हमारा कौन-सा है? तो दूसरा हमारे यहाँ पर 12%, ठीक है? कौन-सा है? 12% और तीसरा हमारा 18%, ठीक है? तीसरा 18% और चौथा हमारा कौन-सा है? तो चौथा हमारा यहाँ पर 28% हो जाएगा, ठीक है? कौन-सा होगा? 28%। तो जो 4 टैक्स स्लैब है, ठीक है? 4 टैक्स स्लैब है, तो ये याद रखना। पहला कौन-सा? 5%, दूसरा 12%, 18 और 28, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब होगा। जो सबसे ज़्यादा बार यूज़ होता है वो कौन-सा होता है? तो ये 18 और 12 सबसे ज़्यादा बार यूज़ होता है, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 29 पे। अब 29 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि जी के मान की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा हेनरी कैवेंडिश ने, ठीक है? हेनरी कैवेंडिश ने जी के मान की खोज की थी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर कौन-सा होगा? ए वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है? अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 30 पे। अब 30 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि मोबाइल चार्जर होता है, यानी जो एक मोबाइल चार्जर है, एक क्या होता है? ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो मोबाइल चार्जर एक होता है, वो होता है एक अपचायी ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का यहाँ पर सही जवाब होगा, एक अपचायी ट्रांसफार्मर, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब देखिए अगर आप इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हो तो यहाँ पर क्लिक करके उसे ज़रूर देख लीजिए। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? अब ये वीडियो आपको दूसरा प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है?